कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ऐसा ही कुछ शांति निवास में हो रहा था। इस घर का नाम तो शांति निवास था, लेकिन यहाँ शांति बिल्कुल भी नहीं थी। दीदी, आप हमें पैसे कब दोगी? हमें जरूरत है पैसों की। आपको तो पता है ना कि मेरे बेटे की जॉब छूट गई है और मेरी बहू की तबीयत भी खराब है। हाँ हाँ भाभी, लेकिन आप भी तो समझिए ना। भाभी, मेरे घर में थोड़ी दिक्कत है। जैसे सब कुछ ठीक होगा वापस लौटा दूंगी। राधा कुछ बोलती उससे पहले कुंती फोन काट देती है और इस बार भी राधा बस फोन पर ही गुस्सा उतार रही थी। राधा गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी राधा की बहू कविता आती है और अपनी सास को गुस्से में देख बोलती है, अरे अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इस तरह से गुस्से में बौखला क्यों रही हो? अरे बौखलाऊं नहीं तो क्या करूं? दीदी को आज से 6 महीने पहले 20,000 रूपए दिए थे, लेकिन वो पैसे वापस करने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो माँ जी, आपने बुआ जी को पैसे दिए ही क्यों? गलती तो आपकी ही है ना, जो बुआ जी को आपने पैसे दे दिए। अरे मैं क्यों दूंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तेरे ससुर ने दिया था। पता नहीं ये बुड्ढा क्या करता रहता है। क्या शौक चढ़ा है इसे अपनी बहन की मदद करने का। अरे वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे बहू, एक बात बताओ, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत होगी और तुम अपने मायके वालों से मदद मांगोगी तो क्या वो मना कर देंगे? मदद नहीं करेंगे? पापा जी, मेरे घर वाले मेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो मेरा फर्ज होगा कि मैं उनके किए गए मदद को सूद समेत वापस लौटाऊंगी या नहीं। देख बहू देख, अभी भी तेरे ससुर को ना कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इसकी बहन इसका फायदा उठा रही है, और वो आज से नहीं, पता नहीं कब से इनका फायदा उठाई जा रही है। अरे एक बार मदद का हो तो समझ में भी आता है, पर वो तो हर 6 महीने में मुंह उठाकर आ जाती है। और ये है कि उसे पैसे भी दे देते हैं। अरे तुम चिल्लाती रहो, मैं चला सोने। मेरे बस की नहीं है दीवार पे सर मारता रहूं। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद विक्रम फोन पर किसी से बात करते हुए, ठीक है भाई, देख अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा और जितना हो सके उतना करूंगा। इतना बोलकर विक्रम फोन काट कर सीधा अपने कमरे में जाने लगता है। लेकिन राधा विक्रम को रोकते हुए बोलती है, विक्रम बेटा, तू किससे बात कर रहा था और तू किसकी मदद करने के लिए कह रहा था? माँ, वो राज का फोन था। वो कह रहा था उसको 15,000 उधार चाहिए, उसकी नौकरी छूट गई है। तो मैंने भी उसे बोल दिया, भाई देख अगर हो पाएगा तो दूंगा, नहीं होगा तो झूठा दिलासा नहीं दूंगा। देख ले बहू, तेरा पति भी ना अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। मैं तो अपने पति को समझाकर थक गई, लेकिन अगर तेरा पति समझता है तो समझा ले इसे। देख बहू, अभी भी समय है, तू रोक ले इसे, बाकी तो तू समझती है। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं कविता विक्रम को सारी बात बताते हुए कहती है, विक्रम जी, मैं तो कहती हूँ राज को पैसे मत दो। आपको पता है बुआ जी ने पहले ही मम्मी जी से 20,000 रूपए ले रखे हैं। ऊपर से राज हमसे 15,000 और मांग रहा है। आपको पता भी है टोटल पैसे मिलाकर 35,000 हो जाएंगे। और आप खुद सोचिए, जो इंसान 20,000 नहीं दे पा रहा वो 35,000 क्या ही दे पाएगा। कविता, तुम्हारी बात तो सही है, पर उसने मुझसे आके मदद मांगी है। अगर कोई तुमसे मदद मांगता है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कि तुमसे अगर कोई आके मदद मांगता तो तुम क्या उसकी मदद करने से मना कर देती? करती ना मदद? विक्रम जी, मदद करना अच्छी बात है और हाँ, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी जो मुझसे मदद मांगेगा, लेकिन मदद भी एक हद तक होती है। लेकिन कविता, वो मेरा भाई है और भाई की मदद करने के लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ? विक्रम जी, आज आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन इतिहास गवाह है, जो अपनी बीवी की बात नहीं सुनता ना, वो आगे जाकर पछताता जरूर है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको राज की मदद करनी ही है तो आप शौक से करिए, लेकिन अगर उसने फ्यूचर में पैसे नहीं दिए तब देख लेना आप। इतना बोलकर कविता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन विक्रम के घर में उसके बुआ के घर के पैसे अभी तक नहीं आए थे। ये देखकर विक्रम अपने भाई राज को फोन करता है, लेकिन राज उसका फोन नहीं उठाता है। विक्रम गुस्से में तिलमिला रहा था। विक्रम को गुस्से में बौखलाता देखकर, ये लो ठंडा पानी। विक्रम जी, मैंने कहा था ना आपको कि पैसे देने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि जो इंसान 20,000 नहीं दे पा रहा वो इकट्ठे 35,000 कैसे देगा। रहने दे बहू,
ये दोनों बाप बेटे ना बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर तू भैंस के आगे बीन बजाएगी ना तो वो भी कहना में मुजरा करने लग जाएगी। लेकिन ये दोनों बाप बेटे कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन इनके दिमाग में तो पत्थर पड़ा हुआ है, इन्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। अरे माँ, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से आप लोग सर के ऊपर बैठ के चिक 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 किए जा रहे हो। अरे मुझे पैसे देने आते हैं ना तो लेने भी आते हैं। पापा की तरह नहीं हूँ मैं कि पैसे दिया और बहन समझ के भूल गया, ठीक है। इतना बोलकर विक्रम फोन उठाता है और सीधा अपनी बुआ के घर जाता है। अरे विक्रम बेटा, तू यहाँ इतने दिनों बाद तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? बुआ जी, यहाँ आने की मेरी वजह ना आपका बेटा है। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। राज, राज बाहर आ, कहाँ है तू? लेकिन बेटा क्या हुआ? तू गुस्से में क्यों है? अब गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? आरती उतारू क्या आपके बेटे की? अरे आप दोनों माँ बेटे ने एक जैसे हो। आप 20,000 रुपए लेकर गई थी पापा से, साल भर हो चुके हैं, अब तक आपने नहीं दिया। चलिए आपकी बात छोड़ते हैं, लेकिन आपका बेटा वो तो मुझसे 15,000 लेकर गया था और कह रहा था कि भाई कुछ दिनों में दे दूंगा। अब पूरे 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कब देगा वो मेरे पैसे? पूरे 15,000 है। मैं सोच कर आया हूँ अपने पैसे सूद समेत लेकर जाऊंगा। विक्रम, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रहा है? अरे मैं तेरी बुआ हूँ और अपनी बुआ से कोई इस तरह बात करता है? तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह से बात करते हुए। अरे शर्म करूँ? किस बात की शर्म करूँ? आपसे उधार मांगने आया हूँ क्या मैं तो अपने ही पैसे मांग रहा हूँ, और अपने पैसे मांगने में कौन सी शर्म? मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, घर बेचो, कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मतलब चाहिए। तू पूरी तरह अपनी माँ की तरह बोले जा रहा है। जैसी माँ वैसा बेटा। तेरी माँ ने सिखा के भेजा होगा, जा बदतमीजी कर, वरना जो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है। बुआ जी, मैं आपसे कोई बदतमीजी करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। अगर आपको पापा वाले पैसे देने हैं तो वो दीजिए, अगर नहीं भी देने हैं ना तो अपने काम से आप काम रखिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए जो आपके बेटे ने लिया है। अगर मुझे मेरे पैसे आपके बेटे ने नहीं दिया ना तो मैं भी नहीं जानता मैं आपके बेटे का क्या हाल करूंगा। जब उसको जरूरत थी तो मैंने उसको पैसे दिए, और अब मुझे जरूरत है तो वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा। ऐसे काम थोड़ी चलता है। विक्रम की ऐसी बातें सुनकर कुंती को बेहद गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को गुस्से में आवाज लगाती है। राज, जल्दी नीचे आ और 50,000 लेकर आइयो। आज इसका कर्जा मुंह पे मारूंगी, वो भी सूद समेत। कुंती की बात सुनकर राज 50,000 रुपए लाता है और कुंती विक्रम को 50,000 थमाते हुए कहती है, ले पकड़ अपने पैसे 35,000 तुम्हारे खुद के, और ये 15,000 मैं तुम्हें तुम्हारा ब्याज देती हूँ। और हाँ, आज के बाद ना मेरे घर आ मत जाना तुम लोग, रिश्ता खत्म कर रही हूँ मैं। आज से ना तुम हमें जानते हो और ना हम तुम्हें, समझे? निकलो। तो ठीक है ना बुआ, आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहते हैं। और वैसे भी आप जैसे रिश्तेदार होने से अच्छा है ना रिश्तेदार हो ही ना। और अपने ब्याज के 15,000 अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है। मेरे बस 35,000 है, मैं 35,000 लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर विक्रम 35,000 लेकर अपने घर आ जाता है। इस तरह विक्रम और उसकी बुआ के घर का रिश्ता टूट जाता है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। इसीलिए कहते हैं, रिश्तों में चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन पैसा अच्छे से अच्छे मजबूत इमारत को हिला कर रख देता है। क्रिश अपनी पत्नी गीता और अपनी माँ पूजा के साथ रहता था। क्रिश अपनी लाइफ में बहुत खुश था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सुबह के समय वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। सुनिए ना, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऑफिस कहाँ जा रहा हूँ, ये सूट बूट पहन के तो मैं भीख मांगने जा रहा हूँ। चलोगी मेरे साथ? आप हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही प्यार से पूछ लिया था। जान, मैं उल्टा जवाब नहीं देता, बल्कि तुम ही उल्टे सवाल पूछती हो। अब बंदा सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस ही जाएगा ना, मुजरा करने तो जाएगा नहीं। हाँ, तो इसका जवाब आप प्यार से भी तो दे सकते थे ना कि हाँ गीता, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ही गलती है, मुझे आपसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूँ मैं, जाइए आप भी जहाँ आपको जाना है। अरे मेरी जान, तुम तो गुस्सा हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो भी तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ, क्या बोलने आई थी तुम? कुछ नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं जाइए, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अरे बोलो ना यार, इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती हो तुम। तभी उसकी माँ पूजा वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखते ही क्रिश गीता का हाथ छोड़ देता है। बेटा, अगर आज तू ऑफिस नहीं जाएगा तो परेशानी है क्या कोई? नहीं माँ, परेशानी तो कुछ भी नहीं है, बस एक मीटिंग है, उसके लिए निकलना है। आप बताओ, आप ये पूछ क्यों रही हो? बेटा, बहुत दिन हो गए हैं,
हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। मैं सोच रही थी हम बाहर जाते कहीं, अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो। बस इतनी सी बात? आज तक मैंने आपकी किसी बात को मना किया है क्या? माँ, काम जरूरी है इसलिए जाना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा और हम साथ में बाहर खाने चलेंगे। खुश रह बेटा, बेटा हो तो तेरे जैसा। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया तुझे पाकर। पूजा इतना कहकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसकी एम्प्लॉय रघु वहां आता है। सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी जगह अपने एक दोस्त को ना जॉब पे रखकर जाऊंगा, जिससे आपके काम में कोई कमी ना हो। अगर आप कहें तो उसे बुला लो। हाँ, बुला लो, लेकिन हाँ, उसे हर तरीके का काम आना चाहिए। बाद में मुझे काम में ना कोई कमी नहीं चाहिए। जी सर, आप चिंता मत करिए, मैं उसे सारा काम सिखा दूंगा। उसके बाद ही काम छोड़ के जाऊंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त भी है। अच्छा ठीक है, तुम उसे बुला लो, मैं उसका इंटरव्यू लेके देखता हूँ। अगर मुझे सही लगी तो तुम्हारी जगह काम करेगी। और हाँ, थोड़ा जल्दी भेजना, मुझे काम से ना जल्दी निकलना है। क्रिश इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है। कुछ देर बाद उसके कैबिन में रघु के साथ एक आशु नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं, क्रिश की पहली मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल हैरान थे। तभी रघु बोलता है, सर, ये वही लड़की है जिसका इंटरव्यू लेना है और जो मेरी जगह काम करेगी। इसका नाम है आशु। ये जस्ट अभी कुछ टाइम पहले अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटी है। हेलो आशु, बैठिए। अब रघु, तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? तुम जाओ, काम करो अपना, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। अपने बॉस की बात सुनकर रघु वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्रिश आशु से नॉर्मल सवाल पूछता है, जिस पर आशु हैरान होकर बोलती है, तुम मुझसे ऐसे परायों की तरह बातें क्यों कर रहे हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। मैं आशु हूँ, तुम्हारी आशु, तुम्हारी पहली मोहब्बत। मैडम, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जो मुझे समझ रही हो ना, वो मैं नहीं हूँ, और हो सकता है वो मेरे जैसा दिखता हो। इसके कारण गलतफहमी हो जाती है, बहुत लोगों को होती है। वैसे अब आप जा सकती हैं। आपको नौकरी पे रखना है या नहीं रखना है, आपको कॉल पे बता दिया जाएगा। ये नाटक किसी और को दिखाओ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे भूल नहीं सकते हो। तुम सिर्फ मुझे भूलने का नाटक कर रहे हो। कोई अपनी पहली मोहब्बत आखिर कैसे भूल सकता है? मैडम, आप ये क्या बकवास कर रही हो? अगर आपकी बकवास हो गई हो ना, तो आप मेरे कैबिन से बाहर जा सकती हैं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ना आप ये लाइन ना किसी और पे ट्राई कीजिए। क्रिश इतना कहकर आशु का हाथ पकड़कर अपने कैबिन से बाहर कर देता है। जिसके बाद आशु वहाँ से चली जाती है और क्रिश अपनी चेयर पर आंखें बंद करके अपने कॉलेज के दिनों में खो जाता है, जब आशु और क्रिश दोनों साथ में थे। आशु, मुझे ना तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम इतने टाइम से एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुम अपने दोस्तों को कहती हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ना कि बॉयफ्रेंड। टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बार तुम बड़े आदमी बन जाओ, उसके बाद तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। अरे तुम तो तब बताओगी ना। एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके सबको बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और हमेशा तुम ही रहोगी। अच्छा जी, और अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? अरे हमारी शादी तो होगी ना, बट अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम ही मेरी पहली मोहब्बत रहोगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करूँगा। क्रिश के पास सुनकर आशु उसे गले लगा लेती है। समय बीतता है। क्रिश जब भी उसे शादी की बात करता, वो उसे टाल दिया करती। एक दिन उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। क्रिश तुरंत आशु के घर के आगे पहुंचता है और वो उसे कॉल करके बाहर बुलाता है। तुम पागल हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? चलो आज ना हम तुम्हारे घर वालों से बात करते हैं और तुम उन्हें सब बता देना। उसके बाद वो तुम्हारी और मेरी शादी करवा देंगे। चलो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखो अब ना बहुत हो गया, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। तुम्हारे पास है ही क्या? पहले मेरी बराबरी तो कर लो, उसके बाद प्यार करने की सोचना। आशु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दोबारा फिर कभी क्रिश को मुड़कर नहीं देखती। क्रिश आंखें बंद किए हुए ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी गीता का कॉल आता है। हाँ बेबी, बस निकलने वाला हूँ। तुम लोग रेडी हो ना? जल्दी आइएगा, हम सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। ओके, बस आता हूँ। क्रिश इतना कहकर घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी और माँ को लेकर डिनर के लिए निकल जाता है। सभी रेस्टोरेंट में हंस कर बातें कर रहे थे। तभी आशु भी वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ भी आ गई? कौन है ये क्रिश जी?
मैं हूँ इनकी खास, जिसके बिना ये रह नहीं सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड, शादी से पहले दोस्त थे हम लोग, जो एक दूसरे से सभी चीजें शेयर करते थे। उस बात पे बोला है मैंने। हाँ वो तो है, आइए ज्वाइन करिए आप भी डिनर। नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। मैं चलती हूँ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ओके, लेकिन जब भी टाइम मिले तो जरूर घर आइएगा, आराम से बैठकर बातें करेंगे। हाँ बेटा, आना जरूर, हमें अच्छा लगेगा। जब आप लोग इतने प्यार से बुला ही रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय क्रिश। आशु को देखकर क्रिश टेंशन में आ जाता है और अपने मन में सोचता है, यार क्या मुसीबत है, शादी के बाद ये पहली मोहब्बत कहाँ से आ गई। वैसे तो आज तक इसको भूलने की कोशिश की, लेकिन भूल नहीं पाया। लेकिन अब ये वापस आ गई लाइफ में। अब मैं क्या करूँ, इसे अपनी फैमिली से दूर रखना होगा, वरना तो ये मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर देगी। थोड़ी देर बाद सब घर आ जाते हैं और अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आशु क्रिश के घर आती है और गले लगाकर बोलती है, यार मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं तुमसे ना और दूर नहीं रह सकती। सॉरी, मैं उस टाइम तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तब तक जब तक मैंने अपनी पत्नी को देखा नहीं था, अपनी पत्नी को जाना नहीं था, उसके प्यार को समझा नहीं था। और अब मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने मेरा साथ तब दिया था जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे आने पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं अपनी पत्नी गीता से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, जब मुझे ना तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद गीता मेरी जिंदगी में आई और उसने मेरा साथ दिया। जब मुझे बुखार होता है ना, तो वो पूरी रात जागती है। जब मुझे भूख लगती है तो वो रात के 2 बजे भी खाना उठ के बनाती है। और जब मैं लेट आता हूँ तो देर रात तक मेरा इंतजार करती है। क्यों करती है जानती हो तुम? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है और मैं अब तुम्हें भूल चुका हूँ। अब तुम भी मुझे भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। क्रिश की बात सुनकर आशु को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल से चाकू उठाकर क्रिश पर वार करने लगती है। तभी गीता वहां आकर उसका हाथ पकड़ के उसे रोककर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे पुलिस में दे देती है और क्रिश के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? अगर आपको कुछ हो जाता क्रिश जी, तो मेरा क्या होता? जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और वैसे बताओ, तुम क्या मुझे कुछ होने देती? कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।